नमस्ते बच्चों, आरएसवी ग्रुप ऑफ स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका एक नया अध्याय लेकर आए हैं। हमारे अध्याय का नाम है क्रिया यानी वर्ब। बच्चों, आप कुछ यहाँ पर चित्र नज़र आ रहे हैं, चित्र देख रहे हैं आप। इनमें अलग अलग कुछ क्रियाएं हो रही हैं। प्रथम चित्र में दादी कहानी सुना रही हैं, दूसरे में पक्षी उड़ता है और तीसरे चित्र में बच्चे खेल रहे हैं। उपरोक्त वाक्यों में सुना रही है, सुनाने, उड़ता है, उड़ने तथा खेल रहे हैं, खेलने संबंधी कार्यों का बोध करवाते हैं। ये सभी क्या है बच्चों? ये सभी क्रिया है। क्रिया की सबसे पहले देखेंगे हम परिभाषा कि क्रिया किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे सो, चल, पढ़, हंस, खा, जा आदि। धातु के साथ ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का सामान्य रूप बनाया जाता है। जैसे सो में ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो सोना, चल में ना प्रत्यय जोड़ने से चलना बनेगा आदि। हम कुछ और उदाहरण भी ले सकते हैं। जैसे पढ़ना क्रिया है तो पढ़ना किस धातु से बना है? पढ़ धातु से। पढ़ से पढ़ना, चल से चलना। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। बच्चों, कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं सबसे पहले ये समझेंगे हम। जहां क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यहां पर क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है बच्चों? कर्ता पर, क्योंकि कर्म इसमें नहीं होता है। उदाहरण देखेंगे, लड़का दौड़ रहा है, अभिनय तैरता है, बच्चा सो रहा है। बच्चों, इसमें एक कर्ता है और क्रिया हो रही है। लड़का कर्ता और क्या क्रिया कर रहा है? दौड़ने की। अभिनय करता और क्या क्रिया कर रहा है? तैरने की। और बच्चा करता और वो क्रिया क्या कर रहा है? सो रहा है, सोने की क्रिया हो रही है। पहले वाक्य में दौड़ने का फल लड़के पर, दूसरे वाक्य में तैरने का फल अभिनय पर तथा तीसरे वाक्य में सोने का फल बच्चे पर पड़ रहा है। इन क्रियाओं के कर्म नहीं है, अतः ये सभी अकर्मक क्रियाएं हैं। अब हमारे सामने प्रश्न ये आता है कि हम कैसे पहचानें कि अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है। तो हम आगे समझते हैं कि अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे हो। अकर्मक क्रिया कर्म रहित होती है। बच्चों, इसमें कर्म नहीं होता है, इसमें कर्ता और क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है। इसमें कर्म नहीं होता है। वाक्य में कर्म है या नहीं, इसे जानने के लिए क्रिया के साथ क्या या किसको लगाकर प्रश्न करें। क्रिया से पहले हमें क्या लगाना है? क्या और किसको, और हमें प्रश्न करना है। कोई उत्तर ना मिले तो क्रिया अकर्मक है। जैसे लड़का दौड़ रहा है, अब क्रिया क्या हो रही है? दौड़ने की। तो उससे पहले हम क्या या किसको प्रश्न लगाकर करेंगे, और अगर उत्तर मिलता है तो हो जाएगा सकर्मक और नहीं मिलता है तो अकर्मक। लड़का क्या दौड़ रहा है? यहाँ पर उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है। अभिनय तैरता है, तो तैरना क्रिया, उससे पहले हम प्रश्न लगाते हैं अभिनय क्या तैरता है, तो यहाँ पर भी उत्तर नहीं प्राप्त होता है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। ये तो हो गई इसकी पहचान अकर्मक क्रिया की। सकर्मक क्रिया, जहां क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। बच्चों, इसमें कर्ता, कर्म और क्रिया, इसमें कर्म होगा और क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर किस पर पड़ेगा? कर्म पर पड़ेगा। कुछ उदाहरण दिए हैं। धोबी कपड़े धो रहा है, लड़की नृत्य सीख रही है, विपुल ने रोटी खाई।
पहले वाक्य में धोने का फल कपड़े पर, दूसरे वाक्य में सीखने का फल नृत्य पर तथा तीसरे में खाई क्रिया का फल रोटी पर पड़ रहा है। इन सभी क्रियाओं के कर्म हैं, अतः ये सभी सकर्मक क्रियाएं हैं। अब सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे हो? सकर्मक क्रिया में कर्म होता है। इसकी पहचान के लिए क्रिया से पहले क्या अथवा किसको लगाकर प्रश्न करें, जिस तरह से हमने अकर्मक में किया था। अगर उत्तर प्राप्त होगा तो सकर्मक और उत्तर प्राप्त नहीं होगा तो बच्चों अकर्मक क्रिया। कुछ उदाहरण, जैसे उदाहरण था हमारा धोबी कपड़े धोता है। धोना क्रिया हो गई तो उससे पहले हम क्या या किसको लगाएंगे? धोबी क्या धोता है? कपड़े। लड़की क्या सीखती है? नृत्य। विपुल क्या खाता है? रोटी। स्पष्ट है, इन प्रश्नों के उत्तर मिलने के कारण ये तीनों क्रियाएं सकर्मक है। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग के आधार पर क्रिया के बच्चों 5 प्रकार होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। सामान्य क्रिया, जब वाक्य में किसी एक क्रिया का प्रयोग हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। वह गया एक क्रिया हो रही है, शेर दहाड़ा एक क्रिया हो रही है, बच्ची रोई रोने की क्रिया हो रही है, एक क्रिया हो रही है। संयुक्त क्रिया, जब वाक्य में 2 या 2 से अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। वह सो रहा है, निर्जा पढ़ चुकी है। और भी उदाहरण हम देख सकते हैं। मैं पढ़ना चाहता हूं, मैंने खाना खा लिया था। नाम धातु क्रिया, अब हम देखेंगे नाम धातु क्रिया। जिस क्रिया की रचना संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण आदि शब्दों से होती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, झूठ से झुठलाना, शर्म से शर्माना। अब देखेंगे बच्चों, जैसे संज्ञा शब्द से उन्होंने बोला है कि संज्ञा से बने स्वरनाम विशेषण आदि से बनती है। नाम धातु क्रिया या तो संज्ञा से बनेगी, स्वरनाम से बनेगी या विशेषण से बनेगी। ठीक है बच्चों, जैसे स्वरनाम हो गया अपना, तो अपना से अपनाना। विशेषण से भी बन सकती है क्रिया, जैसे गर्म से गरमाना। ठीक है बच्चों, अब हम चौथा पॉइंट देखेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया। जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। इसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करेगा, सामने वाले को प्रेरणा देगा कार्य करने की। कुछ उदाहरण से आप और अधिक समझेंगे। अध्यापक बच्चे से पाठ पढ़वाता है। माँ माली से पौधे लगवाती, स्वयं कार्य नहीं कर रही है, वो किसी और से कार्य करवा रही है। दादाजी शिशु को चलवाते हैं। दादी जी माली से फूल तोड़वाती है। इसमें कार्य स्वयं नहीं हो रहा है, किसी दूसरे को प्रेरणा देकर कार्य करवाया जा रहा है। अब जो प्रयोग के आधार पर अंतिम क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया। वह क्रिया जो मुख्य क्रिया से पहले होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। वह खाना खाकर सो गया, तो इससे पहले देखो, सोने से पहले एक क्रिया हो रही है खाकर, पहले उसने खाना खाया है। पहली क्रिया उसने खाना खाया और बाद में वो क्या कर रहा है? सो गया। दीक्षा ने घर आकर खाना बनाया। दीक्षा ने घर आकर, पहले एक क्रिया क्या हो गई? आने की, और बाद में उसने दूसरी क्रिया क्या की? खाना बनाया। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये पाठ यहीं समाप्त होता है। नमस्ते।